बीपीएससी ट्री 3.0 का सोशल साइंस से राजनीतिक विज्ञान और इतिहास से संबंधित 40 प्रश्नों का हम लोग क्रमबद्ध तरीके से उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक विज्ञान का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 24, बी में है अनुच्छेद 330, सी में है अनुच्छेद 45 और डी में अनुच्छेद 368 है। तो कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 में यह उपबंध किया गया है कि किसी भी 14 वर्ष से कम के बच्चे को कारखानों या खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया गया है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्सादित कर दिया गया। बी में यानी कथन 2 में दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। अब बताना है कि उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में है केवल एक, बी में है एक और दोनों कथन सही है, सी में केवल 2 कथन सही है और डी में ना तो एक और ना ही 2 और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। कथन 2 सही है। कथन 2 में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश सांसद ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर सीधी शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो यह कथन सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में है योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, बी में है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं और सी में है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम निर्धारित आयु 40 वर्ष है और डी में राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि राष्ट्रपति सांसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका कथन सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल ऑप्शन ए में है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है और बी में है एक बार में 6 महीना तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, सी में आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और डी में है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? कौन सा हुआ एक्ट था? ऑप्शन ए में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और डी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? भारत की संचित निधि से। बी में है राज्य की संचित निधि से। सी में भारत की आकस्मिक निधि से। डी में राज्य की आकस्मिक निधि से। और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो वह राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए में है इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। बी में इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है। सी में इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। और डी में इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है। और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी को अंतर्विष्ट है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न विधेयक में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन ए में है साधारण विधेयक, बी में है धन विधेयक, सी में है वित्त विधेयक, डी में संविधान संशोधन विधेयक और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक में से संविधान संशोधन विधेयक को एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, बी में अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, डी में अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है और यह समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए में है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी में है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी में है गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों को इसलिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया। हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित था? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 51, बी में अनुच्छेद 43 का को, सी में अनुच्छेद 48 का को और डी में अनुच्छेद 41 और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में यह उपबंध किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन कब है क्या किया गया इस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए में है पहली अनुसूची को, बी में है तीसरी अनुसूची को, सी में है दूसरी अनुसूची को और डी में चौथी अनुसूची को और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची को संशोधित करना आवश्यक है जब भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना पड़ेगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ऑप्शन ए में अपनी पहल पर, बी में तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है और सी में जब वह मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो या फिर डी में दिया गया है तभी जब वह मामला देश की एकता वो अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता हो। कौन? राष्ट्रपति। किससे? तो उच्चतम न्यायालय से।
अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संसद किसी रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ऑप्शन ए में संसदीय समितियों के माध्यम से, बी में विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समिति के माध्यम से, और सी में प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदना भिजवाकर, और डी में कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा, और सी में केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों का जो निर्वाचित सदस्य होता है और राज्य विधानसभा का सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए में 395, बी में 386, सी में 440, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 भाग और 8 अनुसूचियों थी मूल लेख में, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन ए में है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बी में है जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, और सी में है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। डी में दिया गया है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए वाला जो कथन है ये सही है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था संविधान सभा को निर्माण करने से संबंधित प्रावधान प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 16 से 17, बी में है अनुच्छेद 14-15, सी में है अनुच्छेद 20-21, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित जितने भी मौलिक अधिकार हैं इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 20, बी में अनुच्छेद 21, सी में अनुच्छेद 22, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन थे। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू एवं जोसेफ ब्राउज टिटो, और बी में है गमाल अब्दुल नासिर एवं सुकर्नो, और सी में है बामे एन क्रूमा, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में उपर्युक्त में से तीनों था। कहने का अर्थ है जितने भी ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू और जोसेफ ब्राउज टिटो ये भी थे, गमाल अब्दुल नासिर एवं सुकर्नो ये भी थे, और बामे अन्नपूर्णा इन्होंने साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 324, बी में अनुच्छेद 356, सी में अनुच्छेद 367, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में
चुनावों के अधिचयन, निर्देशन और नियंत्रण की बात की गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरिश से, दक्षिण अफ्रीका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरिश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 123 से 132, बी में अनुच्छेद 134 से 143, डी में है, सी में है पहले कि 153 से 167, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 से 167 तक है वह राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में से एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। कब किया? तो यह 2017 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में ग्रेट ब्रिटेन और सी में जापान, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? ऑप्शन ए में मंगलोर की संधि, बी में श्रीरंगपट्टनम की संधि और सी में मैसूर की संधि, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए में कावेरी, बी में तुंगभद्रा, सी में वानगंगा और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे है विजयनगर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में 1861, 1866, 1871, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? ऑप्शन ए में ब्रिटेन और चीन, बी में ब्रिटेन और भारत, सी में भारत और चीन और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफीम का जो युद्ध हुआ था वह ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? ऑप्शन ए में है राजा जसवंत सिंह को, बी में राजा जय सिंह को, सी में राजा भगवान दास को और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राजा जय सिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए। किसने? तो औरंगजेब ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन में, बी में रूस में, सी में फ्रांस में, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 1940 से 45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में मौलाना आज़ाद, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1940 से 45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 1772 में, बी में 1774 में, सी में 1773 में और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1774 में फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ था।
तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। ऑप्शन ए में कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब के नेतृत्व संभालना, बी में बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, और सी में है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और इनमें उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में से 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गेस्टापो क्या था। ऑप्शन ए में गुप्तचर पुलिस दल, बी में सेना की विशिष्ट टुकड़ी, सी में एक राजनीतिक दल, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्तचर पुलिस दल था गेस्टापो। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन ए में धर्म सुधार आंदोलन, बी में सामंतवाद, सी में पुनर्जागरण, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म सुधार व औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो ऑप्शन ए इसका सही है। बाकी सामंतवाद, पुनर्जागरण ये दोनों जो था वह औद्योगिक कारण था। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए में शेडलर कमीशन, बी में साइमन कमीशन, और सी में शेडलर कमीशन, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था। ऑप्शन ए में पौर मतदान से, बी में प्रांतीय स्वायत्तता से, सी में प्रांतों में उद्योग, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार का जो अधिनियम था वह प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए में है बकासत भूमि की वापसी की मांग, बी में मुस्लिम किसानों का शोषण बंद से, सी में जमींदार प्रथा की समाप्ति से, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी की मांग से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में है हेनरी वी डेरोजियो, बी में डी के कर्वे, सी में दादा भाई नौरोजी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो डी के कार्वे ने की थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया। ऑप्शन ए में पाटलियस, बी में पॉलिम्ब्रोथा, सी में पॉलिट्रिया, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉलिट्रिया नाम दिया था मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख में उल्लेखित पश्चिमी प्रांत की राजधानी निम्न में से कौन थी। ऑप्शन ए में तोसाली, बी में स्वर्णगिरी, सी में उज्जैनी, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैनी थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 1945 ईस्वी में शेरशाह निम्न में से कौन युद्ध लड़ा था। यानी 1945 ईस्वी में शेरशाह ने निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा था, कौन सा युद्ध लड़ा था। ऑप्शन ए में बंगाल का युद्ध, बी में मालवा का युद्ध, सी में कालंजर का युद्ध, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालंजर का युद्ध लड़ा था 1945 में शेरशाह ने। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में मदुरई के सल्तनत साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक काल में हुआ था। ऑप्शन ए में जलालुद्दीन खिलजी, बी में अलाउद्दीन खिलजी,
और सी में गयासुद्दीन तुगलक, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है। कौन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दक्षिण भारत में मदुरै सल्तनत साम्राज्य की स्थापना, दिल्ली सल्तनत। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी में फिरोज शाह तुगलक, सी में मोहम्मद बिन तुगलक, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी दिल्ली सल्तनत में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक चचनामा के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में है सहसी द्वितीय, बी में है दाहिर, सी में चच, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क निम्न में से कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए में सुबुक्तगिन, बी में मोहम्मद गजनवी, सी में मोहम्मद बिन कासिम और उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगिन ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में उपदा परीक्षण क्या था? ऑप्शन ए में है साम्राज्य सुरक्षा का औचक निरीक्षण, बाजारों में सही मापतौल तथा कालबाजारी का औचक निरीक्षण, सी में कृषक के दशा से संबंधित सूचना के लिए राजा द्वारा कराया गया सर्वेक्षण और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। मौर्य का इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा। लेकिन उपदा परीक्षण जो होता था कि उच्च पद पर निर्धारित करने के लिए जो योग्यता की जांच की जाती थी उसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य में गुप्त प्रशासन में महाबलाधिकृत पद निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए में न्याय प्रमुख, बी में सेना प्रमुख, सी में विदेश मामले का प्रमुख, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेना प्रमुख था महाबलाधिकृत पद। किसके प्रशासन में? तो गुप्त के प्रशासन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म का, बी में आजीवक धर्म का, सी में जैन धर्म का, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य जब जीवन के अंतिम चरण में था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नांकित वंशों में सबसे पहले किसका शासन रहा? ऑप्शन ए में तोमर, चौहान, गहरवाल, प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तोमर का शासन था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए में बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन ए में 7वें, 6ठे, 3रे, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेजों के हाथ कब हुई थी? ऑप्शन ए में मार्च 1900 ईस्वी में, बी में अप्रैल 1900 ईस्वी में, सी में जून 1900 ईस्वी में, डी में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बिरसा की अंतिम गिरफ्तारी अंग्रेजों के हाथ में मार्च 1900 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यूरोप में हुआ प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1853 से 1856 ईस्वी के बीच में, बी में 1840 से 1843 ईस्वी के बीच में और सी में है 1820 से 1823 ईस्वी के बीच में और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप में प्रसिद्ध जो क्रीमिया का युद्ध था वो 1853 से 1856 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
कि रक्त और लौ नीति निम्न में से किस यूरोपीय नेता का था? ऑप्शन ए में नेपोलियन, बी में जोसेफ मेजनी, सी में बिस्मार्क और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क था। बिस्मार्क का यह कथन था कि रक्त और लौ की नीति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता था? ऑप्शन ए में है जार निकोलस, बी में जार अलेक्जेंडर प्रथम, सी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तिदाता जार कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में कौन पटना के मिलर हाई स्कूल का छात्र था? ऑप्शन ए में है जगपति कुमार, बी में देवी पद चौधरी, सी में राजेंद्र सिंह, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवी पद चौधरी। कहाँ का छात्र था? तो पटना के मिलर हाई स्कूल का। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राजा पूरनमल बिहार के किस रियासत के एक प्रमुख शासक थे? ऑप्शन ए में दरभंगा, बी में डुमराव, सी में गिद्धौर और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा पूरनमल जो है वह बिहार के गिद्धौर रियासत के एक प्रमुख शासक थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेदरा का युद्ध 1759 में निम्न में से किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी, बी में डच एवं फ्रांसीसी, सी में अंग्रेज एवं डच और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल पुलिस गोली से कहाँ शहीद हुए थे? पुलिस की गोली से कहाँ शहीद हुए थे? ऑप्शन ए में गया, सिवान, कटिहार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया में शहीद हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विश्व की साझी संपदा के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में अंटार्कटिका, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। विश्व की साझी संपदा के रूप में उपर्युक्त में से जितने भी है सभी को माना जाता है, अंटार्कटिका को भी, समुद्री सतह को भी, बाहरी अंतरिक्ष को भी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? ऑप्शन ए में है 30 अक्टूबर 1945, बी में 24 अक्टूबर 1945, सी में 30 जून 1945, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1945 को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया? ऑप्शन ए में जूनागढ़, बी में कश्मीर, सी में हैदराबाद और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती थी? ऑप्शन ए में है डच एवं फ्रेंच, बी में है डच एवं जर्मन, सी में फ्रेंच एवं इंग्लिश और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम में मुख्य रूप से डच एवं फ्रेंच भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि श्रीलंका की कुल आबादी में तमिल समूह के लोगों की आबादी कितनी है? ऑप्शन ए में है लगभग 10वां हिस्सा, बी में लगभग 5वां हिस्सा, सी में लगभग 1/3 हिस्सा, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। श्रीलंका की कुल आबादी में से तमिल समूह का हिस्सा
लगभग 5वां हिस्सा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया? ऑप्शन ए में 2006 ईस्वी में, बी में 2008 ईस्वी में, सी में 2015 ईस्वी में, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेपाल में 2008 ईस्वी में राजतंत्र को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हुए निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया था? ऑप्शन ए में है अमेठी, इलाहाबाद, लखनऊ, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उसे अवैधानिक घोषित किया था, तो इसमें से उपर्युक्त में से कोई भी आंसर सही नहीं है। आप लोगों को आंसर याद रखना है, कहां से? तो रायबरेली से। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि एसके धर की अध्यक्षता में भसाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए में है जून 1947, बी में है जून 1948, सी में दिसंबर 1948, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में भसाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए में जूनागढ़, बी में हैदराबाद, सी में जम्मू कश्मीर, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं, लेकिन बात आती है इसके आंसर की, तो भोपाल रियासत। 30 अप्रैल 1949 को भोपाल रियासत ने भारत संघ में विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तो ऑप्शन इसका प्रश्न के हिसाब से ई आंसर सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए में 8, बी में 4, सी में 6, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी में भारत शासन अधिनियम 1919, सी में भारत शासन अधिनियम 1935, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम से वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए में है भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी, बी में भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी, सी में भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए में है पंचायत राज व्यवस्था से, बी में है सहकारी समिति से, सी में है नगर निकाय से, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहकारी समिति से संबंधित था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अंबेडकर के दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? ऑप्शन ए में कानूनी न्याय, बी में आर्थिक न्याय, सी में सामाजिक न्याय, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबेडकर के दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू था सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
कि निम्न में से किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए में एडम स्मिथ, बी में जेरेमी बेंथम और सी में जॉन लॉक और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि रॉल्स की न्याय की धारणा निम्न में से किस श्रेणी की है? ऑप्शन ए में समाजवादी, बी में उपयोगितावादी, सी में उदारवादी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। रॉल्स की न्याय की धारणा उदारवादी से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को निम्न में से किस रूप में देखता है? ऑप्शन ए में उद्देश्य के रूप में, बी में माध्यम के रूप में, सी में अवरोधक के रूप में, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को माध्यम के रूप से देखती है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए में है जीन वेंडोन, बी में रूसो, सी में हॉब्स, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था? तो इसका जीन बोनदान ने कहा था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? ऑप्शन ए में सरपंच, बी में पंचायत समिति के सदस्य, सी में उप सरपंच, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के 40 प्रश्न और उत्तर के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।